आज हम लोग टेंस को पहचानने का तरीका, प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उस पर ध्यान देंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड्स ऑर्डर देखा, सिंपल प्रेजेंट को देखा, उस पर एग्जाम्पल हमने देखा कि वर्ड्स ऑर्डर पर कैसे हम शब्दों को रखते हैं तो वो सेंटेंस सही हो जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम आई के साथ यूज होता है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम एम का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज करते हैं। चौथा है प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें ध्यान दें पहले कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये अगर सेंटेंस में आपको कहीं दिख रही हैं तो ये आप निश्चित कर सकते हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से आप इस बात को जान सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं पता होगी तब आपको पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस हो रहा है। तो जितने भी 12 जो टेंस हैं 4 पार्ट्स हैं प्रेजेंट के, उसी तरह से 4 पार्ट्स हैं पास्ट के और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। तो सबकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब से हम उसे पहले पहचानना सीख लें। पहचानने के बाद फिर उन्हें हम कैसे वर्ड्स ऑर्डर, किस टेंस का वर्ड्स ऑर्डर क्या रखेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये प्रेजेंट का हमने देखा। अब पास्ट टेंस में देखते हैं। अब हम पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दें। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड एक ही है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड ही यूज होती है। इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की तरह से 2 वर्ब नहीं है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए ये 2 वर्ब है, वाज वर। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, ये अकेली होती है। यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन, यह भी सिंगुलर के साथ भी प्रयोग होती है और प्लूरल के साथ में भी प्रयोग होती है। तो अब इसमें से हम अगर किसी भी वर्ब को सेंटेंस में देखते हैं तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि इनमें से कौन सा टेंस होगा। तो टेंस की पहचान हम इन्हें देख के कर लेते हैं। अब कैसे उसका मीनिंग ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको हम समझते हैं, जब ये हमें क्लियर हो जाता है तब हम उसकी मीनिंग किस कंडीशन में उसकी मीनिंग निकाली जाती है, किस अर्थ में निकाली जाती है, उस पर हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। अब बचता है तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं तो उसके 4 पार्ट्स के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग क्या होते हैं उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। अब फ्यूचर टेंस हम देखते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल। विल का यूज
कहाँ होता है और शैल का यूज कहाँ होता है। तो एक सीधी सी बात दिमाग में रखें, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई या वी रहे तो उस समय हम शैल का प्रयोग करते हैं उसके साथ में। यानी सब्जेक्ट आई या वी में से रहेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, अदर्स के साथ में। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर कि आई और वी के साथ में विल का प्रयोग हो जाता है, तो उसके लिए सेंटेंस का भाव देखा जाता है। अगर सेंटेंस में धमकी, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस का भाव निहित हो तो उस स्थिति में आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे, तो वो अर्थ उसमें आ जाता है। ये कुछ कंडीशन है, उसी के साथ में होता है। वरना सिंपली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और यह बात फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी जरा ध्यान दें। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनती है विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव बीन, इसमें 3 शब्द हैं, और शैल हैव बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं 12 टेंस की। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के सहारे हम पहचान लेते हैं कि सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। जब हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है तो अब हम आसानी से उसके अर्थ को भी समझ जाते हैं कि ये कैसे कहा गया होगा, इसका क्या अर्थ होगा। सभी टेंस के लिए अपने कुछ न कुछ कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में किस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। इस बात को जानने के लिए जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें वर्ड्स ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में कि इसका वर्ड्स ऑर्डर क्या बनेगा। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ड्स ऑर्डर क्या होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में वर्ड्स ऑर्डर क्या होगा और वर्ब का फॉर्म क्या रखा जाएगा, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब जब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्लियर हो जाती है 12 टेंस की कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब हम फिर 12 टेंस के वर्ड्स ऑर्डर पर ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहले वाले टॉपिक पर कि हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही हम टेंस को पहचानते हैं। वर्ड्स ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमने उसमें 3 वर्ड्स ऑर्डर आपको बताए थे, अफर्मेटिव का, निगेटिव का और इंटरोगेटिव का। और ये जो वर्ड्स ऑर्डर तीनों हैं ये लगभग 12 टेंसेस में ये वर्ड्स ऑर्डर यूज होते हैं। कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जब वर्ब चेंज होती है तो उसमें वर्ड्स ऑर्डर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बस इतना ही परिवर्तन करना पड़ता है। वरना क्रम जो है लगभग सबका एक जैसा होता है। अब हम उठाते हैं पास्ट टेंस को। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी 3 प्रकार के सेंटेंस पर हम विचार करेंगे। अफर्मेटिव, ये वर्ड्स ऑर्डर है तीनों का, अफर्मेटिव का वर्ड्स ऑर्डर, निगेटिव का वर्ड्स ऑर्डर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वर्ड्स ऑर्डर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद वर्ब आई थी, लेकिन इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव में। ये बात ध्यान में रखना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस
को बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को लिखेंगे, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, कंप्लीमेंट है तो लिखेंगे, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ऐसा पीछे नहीं पड़ जाते कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है इसमें, कंप्लीमेंट क्यों नहीं है। मैंने पहले भी इसके पहले वाले टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट रहे ही, लेकिन वर्ब का रहना अनिवार्य है। बिना वर्ब के सेंटेंस का बनना इम्पॉसिबल, सेंटेंस बने नहीं, वो सेंटेंस होगा ही नहीं, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में भी हम लोगों ने वर्ड ऑर्डर को देखा, सबसे पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आई थी, उसके बाद सब्जेक्ट आया था, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। देखिए लगभग वही वर्ड्स ऑर्डर इसमें भी यूज किया गया है, सिर्फ अंतर क्या है कि हेल्प यहाँ पर अफर्मेटिव में हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया। वर्ब तो है लेकिन उसका फॉर्म कौन सा लगेगा ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते समय या लिखते समय हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करें। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, नॉट लगेगा, लेकिन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इसको हम फिर याद कर लें। अगर आपको प्रेजेंट का ये तीनों वर्ड्स ऑर्डर याद है तो इसमें बस केवल एक बात याद करना है आपको कि इसमें सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी ये सब सेम है प्रेजेंट की तरह से, तो याद करने की जरूरत आपको बहुत ज्यादा नहीं है। पहला याद है तो ये भी याद हो गया, और आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल पर इसे बना करके देखिए। He went to the market, ये सेंटेंस देखिए। अब इसमें ये सब्जेक्ट हुआ, इसमें वर्ब देखते हैं तो वेंट हुआ। ये वेंट जो है इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट। तो ये फॉर्म हमको पहले से पता होना चाहिए कि किस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये इसके जो फॉर्म्स हैं ये हमें ध्यान में आने चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आई। अब यहां पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहां पर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की पहचान आपको बताया गया था, व्हेन वेयर लगा करके वर्ब के पहले हम पता कर लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि क्रम क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब आई हुई है सेकंड फॉर्म में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हट गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये सेंटेंस बन गया। अब इसको निगेटिव के वर्ड्स ऑर्डर पर अगर हम रखते हैं तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यही रहेगा ही। अब इसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं कि डिड होती है, तो यहां पर हमने डिड लिख दिया। अब इसके बाद नंबर है नॉट का, तो हम नॉट लिख देते हैं। अब इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब वेंट है। अब इसके फर्स्ट फॉर्म पर हम ध्यान देते हैं, वेंट को नहीं लिखेंगे यहां पर हम इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है तो गो लिखेंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, कंप्लीमेंट इसमें मौजूद है तो यही लिखेंगे। अब ये निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर हम अगर इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके वर्ड ऑर्डर पर अगर हमें पहले से याद है तो उसको हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहां से हमने उठाया, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया हमने, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट को हमने यहां लिख दिया, ये सब्जेक्ट है ही। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो हम यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हमने यहां लिख दिया। और इसके बाद टू द मार्केट, और यहां क्वेश्चन मार्क। अब देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को अगर हमारा वर्ड्स ऑर्डर क्लियर है
वर्ड्स ऑर्डर हमें सही सही पता है, तो हम एक सेंटेंस को तीनों में बदल ले रहे हैं। केवल हमें करना क्या है कि किसको आगे लिखना, किस शब्द को आगे लिखना है, किस शब्द को उसके बाद लिखना है, किस शब्द को उसके बाद लिखना है, इसी को वर्ड्स ऑर्डर हम कर रहे हैं। शब्द क्रम थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए तो सेंटेंस बदल जाता है, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इसलिए वर्ड्स ऑर्डर का हमारे दिमाग में एकदम सेट होना जरूरी है। और ये मात्र 3 लाइन है, 3 लाइन है, वो भी कंप्लीट 3 लाइनें नहीं है, इसमें मात्र 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर तो याद कर ही सकता है कोई भी व्यक्ति। अगर 4 अक्षर नहीं याद होता है तो फिर अंग्रेजी क्या पढ़ेगा। इसलिए बस केवल 3 लाइन याद करिए, आप बदल सकते हैं। इसी तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब पास्ट कंटिन्यूअस का भी बनेगा, पास्ट परफेक्ट का भी वर्ड्स ऑर्डर बनेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वर्ड्स ऑर्डर बनेगा। और सब इसी तरह से बनेंगे, सिर्फ वर्ब का फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक बार आपने सिर्फ प्रेजेंट का याद कर लिया वर्ड्स ऑर्डर, तो बाकी 12 टेंस का वर्ड्स ऑर्डर एक ही तरह से रहता है। थोड़ा सा कहीं 1-2 शब्द आपका बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से याद है, हेल्पिंग वर्ब की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप लिख सकते हैं। सिर्फ वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा इतना ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम दूसरा टेंस लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। तो उसका वर्ड्स ऑर्डर देख लेते हैं क्या होता है। यहां हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ड्स ऑर्डर पर विचार करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड्स ऑर्डर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ing लगा रहता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ing लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ing उसमें लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर ये वर्ड्स ऑर्डर हमने कर दिया तो यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो ये वर्ड्स ऑर्डर है सेम वही वर्ड्स ऑर्डर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी है। इसमें आप कंपेयर करके देखें, इन तीनों में ये सेम है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड्स ऑर्डर याद हो गया तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस का भी वर्ड्स ऑर्डर याद हो गया। अब इसे जब आपको लिखना होगा, सेंटेंस को लिखना होगा, तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी वो वाज या वर में से कोई एक लिखी जाएगी। अब कब लिखा जाएगा वाज को, कब लिखा जाएगा वर को, यह हमने आपको बताया था कि वाज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब लिखी जाएगी, और वर जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब लिखी जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर इज सिंगुलर के साथ में यूज होगी, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, और एम जो है आई के साथ यूज होता है। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब हम बदल देंगे और टेंस बदल जाएगा। वाज वर हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, इज आर एम रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला टेंस भी हम देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को दोनों को एक साथ देखें। दोनों का सेम वर्ड्स ऑर्डर होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, बाकी वर्ड्स ऑर्डर ये क्रम एक ही रहेगा। तो एक को याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इतना तो भाई सीखना है तो इतना याद तो करना ही पड़ेगा सबको। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट टेंस को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड्स ऑर्डर क्या होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब देख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक 3 सेंटेंस है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव का वर्ड्स ऑर्डर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होता है,
पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये ध्यान रखना है कि किस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए बताया गया कि इसमें से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट रहेगा तो कंप्लीमेंट। निगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और इसके बाद में नॉट लिखा जाता है, और इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसा कि इसके पहले वाले टेंस में हम लोगों ने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कंप्लीमेंट। एक बात ध्यान रखें, एकदम से अपने दिमाग में बैठा लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं यूज होता है। उसी तरह से कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगता है कंटीन्यूअस टेंस में, और थर्ड फॉर्म में परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब आप देखेंगे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड्स ऑर्डर आपको याद हो गया है तो पास्ट परफेक्ट का भी वर्ड्स ऑर्डर सेम वही है, एकदम वही है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जहां लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक लगाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप हैड लिखेंगे। वो सिंगुलर के साथ भी लगती है और प्लूरल के साथ में भी लगती है, दोनों के साथ में लगती है। तो एक याद आपने किया, दूसरा अपने आप याद हो गया। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड्स ऑर्डर भी क्लियर हुआ। अब इसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं, एकदम सेट आएगा। और अगर इस तरह से आपने सेंटेंस में शब्दों को पहचान करके लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को, तो गलत होने का सवाल नहीं गलत होता है। ये 3 लाइन क्यों याद करने का कमाल है। अब अगला टेंस हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका वर्ड्स ऑर्डर क्या होता है। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड्स ऑर्डर देखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड्स ऑर्डर देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को देखें, हैज बीन और हैव बीन। इसमें 2 शब्द हैं, हैज बीन और हैव बीन, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ड्स ऑर्डर में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी, फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जब इसकी पहचान आपको बताई जाएगी तो उस पहचान में बताया जाएगा सिंस और फॉर का यूज कहां कहां होता है। तो सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का यूज जो होता है पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होता है। अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें टाइम दिया रहता है, उसी टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस रहे या फॉर लिखेंगे और उसके बाद जो समय रहेगा उसको हम लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पर नॉट लिखा हुआ फिर बीन लिखा हुआ। अब यहां पर ध्यान दें कि जब यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है हमने, तो हेल्पिंग वर्ब में ये हैज से मतलब है कि हैज लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, तब भी, यानी कि हैज और बीन के बीच में या हैव और बीन के बीच में नॉट लिखा जाएगा। स्थान को आप ध्यान दें, ये वर्ड्स ऑर्डर आपको बताया जा रहा है कि कौन सा शब्द कहां पर रहेगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है तो ऐसा ना करें कि हैज बीन लिखने के बाद में नॉट लिखें फिर बीन लिखें, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हैज या हैव ही है हेल्पिंग वर्ब। ये बीन जो है उसके सहायता के लिए लगाई गई है। तो आप हेल्पिंग वर्ब में हैज लिखा या हैव लिखा, उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखने के बाद तब इस बीन को लिखा जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है, बाकी सब वही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट रहेगा, फिर सिंस या फॉर लगाने के बाद हम टाइम लिख देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में फिर बीन आएगा,
तो यानी हेल्पिंग वर्ब में अगर हम पहले लिखते हैं तो इस हैज को या हैव को लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद इस बीन को लिखेंगे। यानी आप ध्यान दें कि हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, यह बात ही आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बाकी सब उसी तरह से रहेगा पहले जैसे है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा और फिर लास्ट में टाइम लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप देखेंगे कि यही वर्ड्स ऑर्डर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक यही वर्ड्स ऑर्डर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लगा है, इसमें कोई अंतर नहीं। ये याद हो गया तो ये भी आपको याद हो गया। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जिस टेंस में यूज कर रहे हैं आप, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर अगर हैज बीन का प्रयोग होगा तो यहाँ पर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। केवल हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज किया, टेंस बदल गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स के वर्ड्स ऑर्डर क्या है और पास्ट टेंस के जो 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं, उनके वर्ड्स ऑर्डर क्या है। आज हम लोगों ने इसे देखा। हम लोग फ्यूचर टेंस के वर्ड्स ऑर्डर पर विचार करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स का वर्ड्स ऑर्डर देखा, पास्ट टेंस के जो 4 प्रकार हैं उसका वर्ड्स ऑर्डर देखा। आज फ्यूचर टेंस का हम लोग देखेंगे। फ्यूचर टेंस का जो पहला है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट हम कहते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। जैसा पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, इन अवस्थाओं में इन जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको उलट देते हैं, अर्थात आई और वी के साथ विल का यूज कर देते हैं और बाकी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज कर देते हैं, तो उसमें वो भाव निहित हो जाता है। वर्ड्स ऑर्डर देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। जो 3 वर्ड्स ऑर्डर हम लोगों ने पिछले 2 टेंसेस में देखा, अब फ्यूचर टेंस के लिए देखते हैं कि इसका भी वर्ड्स ऑर्डर ठीक उसी तरह से है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यही वर्ड्स ऑर्डर आप देखते आ रहे हैं कि पिछले जो हम प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स और पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही वर्ड्स ऑर्डर था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जा रही थी। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव जिसको कहेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि विल बी, ये 2 शब्द हैं, शैल बी, एक विल है एक बी है, शैल है फिर बी है लगा हुआ है, तो ये 2 शब्दों से बनी हुई है। तो इसके वर्ड्स ऑर्डर में हम देखते हैं कि जब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में विल बी एक साथ आ गए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले भी हमने इस बात को जोड़ दिया था कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसमें जो विल और बी में जो विल है इसको लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे तब बी लिखेंगे, अर्थात विल और बी के बीच में नॉट यहाँ पर आया हुआ है, इसको ध्यान देंगे। ऐसा न करें कि विल बी लिखने के बाद नॉट लगाएं, गलत हो जाएगा। विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखिए तो वहां पर विल लिखें, फिर नॉट लिखें, फिर उसके बाद बी लिखें, ये इसका ऑर्डर है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फिर इसी नियम को हम दोहराते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब
विल बी या शैल बी के बीच में सब्जेक्ट को रखा जाएगा, तब ये ऑर्डर कंप्लीट करेगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस इसके भी वर्ड्स ऑर्डर हो गए। अब आगे का जो टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि पहले आपसे कहा जा चुका है कि केवल ये 3 लाइन के वर्ड्स ऑर्डर हैं, इसे आप केवल याद कर लें, केवल पहले टेंस का याद कर लें, बाकी अपने आप याद हो जाएगा आपको। लेकिन अगर ये याद नहीं है तब कहीं लिखने में गलती हो जाती है। तो फिर से कहेंगे कि आप इसको तैयार कर लें, बस 3 लाइन तैयार करिए, आपका बन जाएगा। जब ये कंप्लीट कर जाएगा, फ्यूचर के 4 पार्ट्स कंप्लीट करते हैं, तब हम एक बार देखेंगे कि एक ही टेंस को हम 12 में कैसे चेंज कर देते हैं इसी वर्ड्स ऑर्डर के आधार पर। अब अगला टेंस हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, याद रखना पड़ेगा। ये विल हैव शैल हैव, इसका वर्ड्स ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस बनाते समय? अफर्मेटिव का पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव में से लगाएंगे। ये तो आप जान ही गए होंगे कब विल हैव लगेगा, कब शैल है। आई और वी के साथ शैल है, आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में है तब हम शैल हैव का यूज करेंगे उसके साथ में, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स आएंगे उसके साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, जैसा पहले भी हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पर विल हैव या शैल हैव में से कोई एक आप लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। पहले भी बताया गया कि सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये एकदम कंफर्म होना चाहिए आपके दिमाग में। फर्स्ट या सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और उसके बाद है। यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि ये भी 2 शब्द से है, तो विल और हैव के बीच में ही नॉट आएगा, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा जब गया है तो आप इससे मतलब विल से समझें या शैल से, और फिर नॉट लगाने के बाद ये जो हैव है उसको आप यहाँ लिखते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले करें, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट करें, ये ध्यान में रखें आप। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी वर्ड्स ऑर्डर क्लियर हुआ। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड्स ऑर्डर देखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 शब्दों से बनी हुई है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये 3 शब्दों से बनी हुई है। इसके वर्ड्स ऑर्डर को अफर्मेटिव में देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब ये तीनों एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस सब्लिक फॉर है तो इसका मतलब सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगेगा। कहां पर सिंस कहां पर फॉर लगेगा इसको डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए पहले भी बताया जा चुका है, फिर भी सुने कि जब पॉइंट ऑफ द टाइम रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ द टाइम रहे तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब ये पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम का अंतर कैसे समझेंगे? आप समझें कि समय कैसे बताया जा सकता है। तो एक होता है पॉइंट ऑफ द टाइम, जो होता है वो एक निश्चित समय को दिखाता है। अब पीरियड अवधि को कहते हैं, अवधि यानी समय अंतराल जो होता है। जैसे समझें, अगर कहा जाए 10 बजे, तो 10 बजे एक निश्चित समय सिर्फ 1 सेकंड के लिए बचता है। लेकिन अगर 4 घंटा कहें तो 4 घंटा ये 2 समय के बीच की दूरी है, अंतराल है। जैसे 12 बजे से 4 बजे तक, इसके बीच में 4 घंटा होगा, तो ये एक अवधि है, पीरियड है। तो इसके लिए जहां पर घंटा आ जाए, वैसे दिन में अगर हम देखें तो दिन का अगर नाम ले लिया जाए मंडे, तो ये फिक्स है। लेकिन अगर कहा जाए 4 दिन, तो 4 दिन कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, ये पीरियड हो जाएगा। महीने में भी यही होगा,
महीने का नाम ले लेंगे तो वो पॉइंट ऑफ द टाइम बनेगा, लेकिन 2 महीना 4 महीना उसमें संख्या दे दिया जाए तो पीरियड बन जाता है। साल में भी यही बात है, सन का नाम बता दिया जाए तो पॉइंट ऑफ द टाइम हो गया, लेकिन संख्या दे दी जाए 2 साल 4 साल 6 साल तो एक पीरियड बन जाता है। तो जब पॉइंट ऑफ द टाइम रहेगा तब आप सिंस का प्रयोग करें उसके साथ में, और जब पीरियड ऑफ द टाइम रहे तो फॉर का प्रयोग करें। इस बात को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए किसी को भी। और ये भी ध्यान में रखें कि जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें टाइम बीच में रहती है। जैसे कहा जाए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ता रहा है, तो उसमें बीच में समय आया हुआ है। उसी समय को हम कहाँ लिखेंगे और उसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो उसका हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि सिंस कब लगेगा फॉर कब लगेगा। तो उसी के लिए यह बात स्पष्ट रूप से दिमाग में होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ द टाइम अगर हो तो सिंस लगाएं, पीरियड ऑफ द टाइम में तो फॉर लगाएं। बाकी वर्ड्स ऑर्डर पर केवल हम शब्दों को लिख देंगे, सेंटेंस अपने आप बन जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि ये 12 टेंस के जो वर्ड्स ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ 3 लाइन पर ही चल रहे हैं, और जो भी कोई 3 लाइन को कंफर्म रख लिया, याद कर लिया, तो फिर वो लिखेगा या बोलेगा, और इस पर अगर सेट कर लिया अपने दिमाग में तो सही हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं और उसको फिर चेंज करके देखते हैं कि इस वर्ड्स ऑर्डर पर वो ठीक उतरता है या नहीं। अगर सही उतरता है तो आपको सही लगेगा, मान लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर कहीं फेल मार जाता है तो ये गलत हो सकता है, तब आप कह सकते हैं कि ये गलत है, तब आप कुछ और पढ़ना चाहेंगे, कहीं और देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये एकदम सेट बैठेगा। आपको एक बात आपके दिमाग में आएगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो वर्ड्स ऑर्डर मैंने हर जगह हेल्पिंग वर्ड को पहले कर दिया। तो इसके पहले मैंने बताया था कि जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसके लिए वर्ड्स ऑर्डर है, यानी हेल्पिंग वर्ड पहले करके। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के जो सेंटेंस हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। पहला तो होता है जिसको आप एस नो टाइप कहें, तो उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए एस नो टाइप कह सकते हैं। लेकिन एक और तरीके से प्रश्न किया जाता है जिसमें यस या नो कहने से आंसर नहीं बनता है, उसमें हमें कुछ बताना पड़ता है आंसर में। जैसा कि इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या आप हिंदी पढ़ते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि यस या नो। डू यू रीड हिंदी? यस। और यू में से नो। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो पूछा तो इसमें भी गया, क्वेश्चन तो ये भी है, लेकिन इसमें आप कह दें यस तो ये आंसर ठीक नहीं है। व्हाट इज योर नेम में आपको कुछ बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। माय नेम इज दिस आर। तो इसमें बताना पड़ता है। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है जिसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले करना पड़ता है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये वर्ड्स ऑर्डर जो आप लिखे हैं इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन पूछने वाला शब्द होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होता है, बस इसी हेल्पिंग वर्ड के ठीक पहले कर दीजिए, वो अपने आप बन जाएगा। चाहे किसी भी वर्ड्स ऑर्डर में, इन 12 में जो आप इंटरोगेटिव का वर्ड्स ऑर्डर लिखे हैं, तो एस नोट के लिए तो आपने लिखा है, लेकिन जो WH का होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले करना पड़ता है, अर्थात जिस प्रश्न के उत्तर में कुछ बताना पड़ता है, उसके पहले आप सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। जैसे व्हाट है, वेयर है, हाउ है, बस उसको आप यहां पर लिखेंगे और यही वर्ड्स ऑर्डर उस पर चल जाएगा। यही चलता ही है। तो इस प्रकार से हमने सबको देखा। अब हम एक कोई सेंटेंस उठाते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे चेंज होता है वर्ड्स ऑर्डर के हिसाब से। हाँ, अब हम एक हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। राकेश हिंदी पढ़ता है। अब इसको देखते हैं कि जो हिंदी का सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट में है।
इसको हमें अंग्रेजी में बदलना है, अनुवाद करना है, तो हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। तो यहां पर पहचाना हमने कि ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, 3 इसमें हमें मिल गए। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिख रहा है। अब इसको हम इंग्लिश के वर्ड्स ऑर्डर पर लिखते हैं। तो अफर्मेटिव का वर्ड्स ऑर्डर कहता है, जो आपने लिखा है या जो आपने याद किया है कि इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब को लिखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट नहीं तो छोड़ दिए, सेंटेंस बन गया। इसी को आप निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो निगेटिव का वर्ड्स ऑर्डर लगा दीजिए। निगेटिव के वर्ड्स ऑर्डर पर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसके बाद नॉट आता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम इस वर्ड्स ऑर्डर पर रखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट हो गया राकेश, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब जो बताया गया, डू या डज में से कोई एक लगेगा, उसका निर्धारण कैसे करते हैं, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि डू लगे या डज लगे। तो उसके लिए बताया गया है कि वो सब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगाई जाएगी। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज सिंगुलर। एसएसपीपी का नियम काम करता है इसमें कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। तो राकेश एक है, एक व्यक्ति है, सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ में हमें डू या डज में से डिसाइड करना पड़ेगा कौन लगेगा। तो सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा राकेश डज, और इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी। ये बन गया। तो इस तरह से वर्ड्स ऑर्डर पर हम लिख करके सेंटेंस बदल लिए। लेकिन टेंस कैसे बदलेंगे? अब अगर इसी को हमें पास्ट टेंस में लिखना है, सिंपल पास्ट में, तब क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट का वर्ड्स ऑर्डर ध्यान करिए कि उसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। वर्ड्स ऑर्डर अपने दिमाग में रहेगा तभी सेट कर पाएंगे। तो राकेश रेड हिंदी, यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग वही रहती है। इसी को चाहे आप किसी 12 टेंस में से किसी भी टेंस में आप कन्वर्ट करना चाहें तो वर्ड्स ऑर्डर पर लिख दीजिए, हो जाएगा। अब अगर इसको कहा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट में करिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो फिर आ जाएगा राकेश पहले। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको हैज और हैव में से डिसाइड करना है कि हैज लिखे हैं। हैव तो सिंगुलर के साथ में हैज लगती है तो हम हैज लिखेंगे। इसके बाद परफेक्ट टेंस है तो वर्ब आएगी, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? याद रखिए कि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड, इसका थर्ड फॉर्म रेड होता है। और इसके बाद ये हिंदी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। इसको अगर हम फ्यूचर में ले जाना चाहें, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तब कैसे लिखेंगे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट फिर राकेश हम लिखेंगे पहले, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट चूंकि राकेश है इसलिए विल लगेगा, क्योंकि आय और वी रहता तो शैल हो जाता, लेकिन यहां राकेश है इसलिए विल लगेगा। राकेश विल रीड हिंदी, ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो 12 टेंसेस हैं
किसी भी एक सेंटेंस को 12 टेंसेज में वर्ड्स ऑर्डर के आधार पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिसको ये एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करने आ जाए, यानी एक टेंस को 12 में जो कन्वर्ट कर सकता है, अब उसके लिए आगे की बातें पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आपको अगर पैसिव वॉइस, इसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जब हम पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्ड्स ऑर्डर और हेल्पिंग वर्ब आपकी कितनी मदद कर रहा है। यानी आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक बार देखेंगे और आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये पहले तैयार होना चाहिए टेंस, वर्ड्स ऑर्डर, हेल्पिंग वर्ब, ये तीन चीजें, हेल्पिंग वर्ब, वर्ड्स ऑर्डर और टेंस की पहचान, ये तीन चीजें जिसका तैयार है, पैसिव वॉइस अपने आप क्लियर हो जाता है। और जिसको ये टेंस और पैसिव वॉइस क्लियर है, उसको नरेशन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ याद करने की जरूरत न पढ़ने की जरूरत, सिर्फ आप देखेंगे और तुरंत आप समझ जाएंगे कैसे हो रहा है। लेकिन जिसको टेंस नहीं आता होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट करने नहीं आता होगा, वो माथा पटक डाले, उसको नरेशन समझ में नहीं आएगा। तो इसके आगे की टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, तो हम समझते हैं कि ये जो टेंस आपको बताया गया आप तैयार कर लेंगे तो आपको नरेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आज की टॉपिक इतना ही, दैट्स ऑल।